बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो ऐसे हैं, दैट्स फ्रॉम अमेरिकन लिटरेचर, नेचर बाय राल्फ वाल्डो एमर्सन। बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐसे हैं और इस ऐसे में हम राल्फ वाल्डो एमर्सन की शॉर्ट बायोग्राफी, की पॉइंट्स ऑफ दी ऐसे, और इस ऐसे के हमारे पास 8 चैप्टर्स जैसे उसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। टाइम को वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। Ralph Waldo Emerson, 1803 to 1882, was an American philosopher, essayist, poet, and lecturer. He is considered one of the most influential thinkers of the 19th century and was a leading figure in the Transcendentalist movement. ये एक मूवमेंट थी, इसको आगे हम डिस्कस करेंगे कि ट्रांसेंडेंटलिस्ट मूवमेंट कौन सी मूवमेंट थी, और 19th सेंचुरी के ये एक influential thinker थे. Emerson was born in Boston on May 25th, 1803. His father, William Emerson, was a Unitarian minister, and his mother, Ruth Haskins, was a devout and well-educated woman. Means ये एक पढ़े लिखे ख़ानदान से इसका ताल्लुक़ था. Emerson was the third of 8 children, और ये 8 बहन भाई थे, and grew up in a religious and intellectually stimulating household. Emerson attended Harvard University. Harvard University इसने attend की, where he studied theology and literature, और theology और literature को study किया. After graduating in 1821, he worked as a school teacher and later entered the ministry. तो इसने teaching भी की, school teaching वगैरह, फिर ministry की तरफ इसने entrance दी. Following in his father's footsteps. So like इसके जो father थे वो क्या थे, वो यूनिटेरियन मिनिस्टर थे जो यहाँ पे मेंशन है. तो फिर इसने भी उसी फील्ड में जाने की कोशिश की. इसी तरह हावेवर ही इवेंचुअली बिकेम डिसइल्यूजन्ड विद ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन एंड रिज़ाइन फ्रॉम हिज पोजीशन एज अ मिनिस्टर इन 1882. तो कुछ अख्तिलाफ़ात की वजह से फिर इसने रिज़ाइन किया 1882 में, और ये उस वक्त मिनिस्टर के पोस्ट पे थे. इसकी जो पोजीशन थी वो मिनिस्टर की थी. In 1835, Emerson married his first wife, Ellen Tucker, और ये इसकी पहली शादी एलन टकर से हुई, who died of tuberculosis. अच्छा, ये tuberculosis बहुत कॉमन था उस वक्त और इसका इलाज भी पॉसिबल नहीं था. सो उसकी डेथ इस वजह से हुई only 17 months later, means 1.5 year के बाद उसकी डेथ हुई. The experience of profoundly infected Emerson and inspired much of his later writing. तो इससे क्या हुआ, इसके राइटिंग पे भी थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट पड़ा है उसकी डेथ की वजह से. In the late 1830s and early 1840s, Emerson became a prominent lecturer delivering speeches on topics such as nature, individualism and self-reliance. अच्छा, इसने फिर डिफरेंट लेक्चर्स दिए क्योंकि ये एक लीडिंग फिगर थे अमेरिकन इंडिपेंडेंस के भी, और इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क्स हम डिस्कस करेंगे आगे भी जाके, जिसमें हम एक सेल्फ रिलायंस भी देखेंगे. सेल्फ रिलायंस से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे हैं. इसी तरह इंडिविजुअलिज़म, नेचर, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं. He also began publishing essays including Nature, जिसमें Nature है 1836 में पब्लिश हुई थी, and Self Reliance, और ये 1841 में पब्लिश हुई थी, जो became some of the most famous works. और ये इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क्स है. इसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, एक किस्म के फ़िलासफ़िकल वर्क्स है. जब आप इसको समझेंगे आपके अंदर भी बहुत सी चेंजेस आएंगी. Emerson was a key figure in the Transcendentalist movement. इस मूवमेंट को हम इसके की पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे, विच एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअलिज्म. अच्छा, यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया कि जो ट्रांसेंडेंटलिस्ट मूवमेंट थी वो किस चीज़ पे उसका मेन फोकस था. उसका मेन फोकस था इंडिविजुअलिज्म पे. मींस कि अपने आप को पहचानो, अपने आप में आपके अंदर जो चीज़ है, जो पोटेंशियल है, उसको यूज़ करो, ना कि आप दूसरों पे डिपेंडेंट रहो. तो ट्रांसेंडेंटलिस्ट मूवमेंट का मकसद भी यही था. नेचर और नेचर से रिलेटेड एंड स्पिरिचुअल इनसाइट ओवर ट्रेडिशनल अथॉरिटी एंड इंस्टीट्यूशनल नॉलेज, कि आपने किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहा. जो इंस्टीट्यूशनल अथॉरिटी होती है या कुछ भी हो, आपके अंदर ख़ुद इतनी काबिलियत है, जो आपकी इमेजिनेटिव पावर है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है, लेकिन आप उसको यूज़ नहीं करते. आप डरते हो कि मैं फेल ना हो जाऊँ. अदर प्रोमिनेंट ट्रांसेंडेंटलिस्ट included Henry David Thoreau and Margaret Fuller. In addition to his philosophical and literary pursuits, Emerson was also involved in political activism. तो ये एक, like I said, कि इसको जो एक पोस्ट मिली थी मिनिस्ट्री की, सो ऑब्वियसली पॉलिटिक्स से भी रिलेटेड थे, ये पॉलिटिक्स से भी इसका ताल्लुक था. Particularly the abolitionist movement, he was a vocal opponent of slavery and spoke out against in his speeches and essays. Like अगर आपने, जैसे हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था, द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, कॉमन सेंस बाय थॉमस
पेन एंड द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस बाय थॉमस जेफरसन। सो उसमें भी आपने एक चीज़ नोट की होगी कि अमेरिका ऑब्वियसली ये कॉलोनी थी किसकी, मतलब अमेरिकन जो 13 स्टेट्स थे ये कॉलोनी थी किसकी, ब्रिटिशर्स की। सो ब्रिटिशर्स उनको लीड कर रहे थे, ब्रिटिशर्स उन पर हुकूमत कर रहे थे, तो इन्होंने आज़ादी हासिल करनी थी, इन्होंने अपनी उस ग़ुलामी से आज़ादी हासिल करनी थी। तो इसमें मेन फिगर जो थे वो एक कौन थे, ये हमारे जो राइटर हैं तो ये रॉल्फ वाल्डो एमर्सन। लाइक ये एबोशनलिस्ट मूवमेंट उसी मूवमेंट को कहते हैं जहाँ पे मींस ये जो स्लेवरी की एक ट्रेंड था उस वक्त, जो लोगों को स्लेव बनाना, इससे आज़ादी हासिल करना। एमर्सन कंटिन्यू टू राइट एंड लेक्चर थ्रू आउट इन हिज लाइफ। लाइक एमर्सन जब उस वक्त एक अच्छे लेक्चरर भी थे, तो इसने लेक्चर सिर्फ अपने स्कूल या अपने कॉलेज या अपनी यूनिवर्सिटी तक महदूद नहीं किए थे, ये डिफरेंट स्कूल, डिफरेंट कॉलेजेस, डिफरेंट यूनिवर्सिटी जाते थे और वहाँ पे लेक्चर्स देते थे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होते थे। लाइक इसमें जो ऐसे हम डिस्कस करेंगे उसमें भी आपको बहुत सी चीज़ें देखने को, सुनने को और जानने को मिलेंगी। पब्लिशिंग न्यूमेरियस एसेज, पोइट्री कलेक्शंस, बुक्स, लाइक इसने डिफरेंट बुक्स, एसेज और पोइट्री लिखी है। He has also traveled extensively visiting Europe, the Middle East and South America. He died on April 27, 1882 in Concord, uh, Massachusetts at the age of 78. 78 एज में इसकी डेथ हुई। Today, Emerson is remembered as one of the Americans' greatest thinkers and writers whose ideas on individualism. तो इसका जो मेन फोकस था वो इंडिविजुअलिज्म पे था। अब इंडिविजुअलिज्म से मुराद ये है कि आपने अपने आप पे डिपेंडेंट रहना है, अपने आप पे डिपेंडेंट रहना, किसी और पे डिपेंडेंट रहो, या मींस लाइक गवर्नमेंट पे या किसी और पे। अच्छा, इसका मेन पर्पस भी यही था इन चीज़ों को लिखने का, ये तो राल्फ वाल्डो इमर्सन का, कि जो अमेरिकन्स थे उस वक्त ऑब्वियसली ग़ुलाम थे किसके, ब्रिटिशर्स के, ब्रिटिशर्स उनको लीड कर रहे थे। तो इसका मेन पर्पस यही था कि आपने उनकी चीज़ों को नहीं मानना, अपनी अपनी एक स्टेट बनानी है, अपनी एक गवर्नमेंट बनानी है, और अपने जो जो वर्ड मैं मेंशन करूँगा वो ये है कि मतलब जो आपके इनसाइट थॉट्स या ग्रेट इनसाइट थॉट्स होते हैं उसको जो है यूटिलाइज़ करना है। And nature continue to influence generations of readers and writers। और ऑब्वियसली इससे आप भी इन्फ्लुएंस होंगे जब आप इस ऐसे को पढ़ेंगे, और मेरा आपको लोगों के लिए यही सजेशन है कि आप इस ऐसे को पढ़ें, फिर इसके बाद इसकी समरी जानें ताकि आपको समझने में आसानी हो। की पॉइंट्स, अब की पॉइंट्स क्या है कि इसकी पब्लिकेशन डेट, नेचर वाज फर्स्ट पब्लिश्ड एनिमसली एज एन एसे इन 1836 इन बॉस्टन। तो ये 1836 में पब्लिश हुई थी। इट वाज लेटर इंक्लूडेड इन कलेक्शन ऑफ इमर्सन्स एसेज। तो बाद में इसको इमर्सन्स के जो एसेज थे, राल्फ वाल्डो इमर्सन्स के जो एसेज थे, उसमें इसके कलेक्शन में जो है इंक्लूड किया गया था। टाइटल्ड एसेज फर्स्ट सीरीज़। तो इसका टाइटल क्या रखा गया था, एसेज फर्स्ट सीरीज़, विच वाज पब्लिश्ड इन 1841 में। Influence Nature is considered one of the Emerson's most important works and a key text in the development of transcendentalist thought. The essay has been praised for its lyrical prose and its powerful message of individualism and self-reliance. तो लाइक आई सेड कि इस ऐसे में भी आपको यही चीज़ देखने को मिलेगी। तो ऑब्वियसली एक नेचर से है, नेचर से मुराद लाइक जो चीज़ें आप बाहर देखते हैं जैसे पार्क वगैरह हैं या जो ग्रीनरी है, ये सारे नेचर में आते हैं। तो इसमें ये चीज़ भी आपको देखने को मिलेगी। और जो इंपॉर्टेंट थीम है वो ये है इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअलिज्म में मुराद ये है कि आपने अपने आप पे डिपेंडेंट रहना है, ना किसी और पे डिपेंडेंट रहना। सेल्फ रिलायंस ये इसका दूसरा ऐसे है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर, नेचर डज़ नॉट हैव एनी चैप्टर्स। इसके कोई चैप्टर्स नहीं हैं, लेकिन इसको डिवाइड किया गया है लाइक 8 चैप्टर्स। इसको हम कह सकते हैं कि 8 चैप्टर्स है, जिसमें इसने डिफरेंट नाम्स भी रखे हैं। Instead, it is a single continuous essay that is divided into several sections। आप सेक्शन भी कह सकते हैं या चैप्टर्स भी कह सकते हैं, both are equal। और पैराग्राफ्स आप कह दें। Each of which explores different aspects of Emerson's philosophy of nature। Like I said कि इसको डिफरेंट नाम दिया गया है, तो लोगों ने फिर इसको चैप्टर का नाम दिया या सेक्शंस का नाम दिया या क्या कहते हैं पैराग्राफ्स का नाम दिया। मतलब इनमें जो है नाम जिसके डिफरेंट हैं, और ये जब हम इसका देखेंगे, जब इसका डिस्कस करेंगे ऐसे वगैरह, तो उसमें जब हम एक एक चैप्टर का नाम लेंगे और उसमें क्या, चैप्टर में क्या क्या इसने फरमाया है उसको हम डिस्कस करेंगे। ट्रांसेंडेंटलिस्ट, ये वो मूवमेंट की बात होगी यहाँ पे। लाइक आई सेड, इसका जो ट्रांसेंडेंटलिस्ट मूवमेंट है इसको हम की पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे मेंशन है, नेचर इज़ ऑफन कंसिडर्ड अ की टेक्स्ट इन डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसेंडेंटलिज्म, अ फिलोसफिकल एंड लिटरेरी मूवमेंट दैट एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअलिज्म। लाइक इस मूवमेंट में क्या था कि इनका जो मेन पर्पस था, जो मेन फोकस था, वो किस चीज़ पे था, इंडिविजुअलिज्म पे, मींस इनफरादियत पे। स्पिरिचुअल इंसाइट, कि अपने अंदर झांकना है,
आपके अंदर जो है इतनी पोटेंशियल, इतनी पावर है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमेशा दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं। तो इस ऐसे का मकसद भी है कि आपने अपने आप पे डिपेंडेंट रहना है, ना कि किसी और पे डिपेंडेंट रहना है। और ये ऐसे लिखने का एक मेन पर्पज़ ये भी था क्योंकि उस वक्त लाइक आई सेड कि अमेरिका जो थी वो ग़ुलाम थी किसकी, ब्रिटिशर्स की। सो एक किस्म का लाइक आप कह सकते हैं कि लोगों को जगाने के लिए ऐसे लिखा गया था। Emerson's ideas about nature and the divinity of the natural world were central to transcendentalist thought. Emerson's ideas about nature and the importance of individualism has had a profound impact on American culture and thought. तो इसका एक बहुत बड़ा impact भी पड़ा है American culture पे. His influence can be seen in work of writers and thinkers such as Henry David. तो इसके जो different works हैं और इसके जो सोच थी वो ये जो दूसरे राइटर हैं उनके वर्क में भी देखने को मिलते हैं, जैसे हेनरी डेविड थोरो, वॉल्ट वाइटमैन एंड मार्टिन लूथर किंग जूनियर। Ralph Waldo Emerson says nature is a complex and rich exploration of the relationship between humans and the natural world. तो इसमें इंसान का भी जिक्र है और नेचुरल वर्ल्ड लाइक नेचर के बारे में है। नेचर इज़ अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड विजडम। नेचर जो है एक सोर्स है किस चीज़ की, इंस्पिरेशन और विजडम की। एमरसन गिव्स दैट नेचर इज़ अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड विजडम फॉर ह्यूमंस। He believes that the beauty and complexity of the natural world can help humans to connect with the higher spiritual power and gain a deeper understanding of the universe. अब ऑब्वियसली हम में से बहुत से लोग हैं लाइक अगर हम अपनी बात करें तो हमने आज तक नेचर पे ज़्यादा फोकस नहीं किया, मींस क्योंकि वो हमारे सामने हमेशा है। जो चीज़ आपको मैसर होती है, जो चीज़ आपके सामने हमेशा होती है, आप उस चीज़ की कदर नहीं करते। अब जो राइटर्स होते हैं, जो पोइट्स होते हैं, वो हर चीज़ को बड़ा डीपली देखते हैं। इसने यहाँ पे जो वर्ड मेंशन किया है कि स्पिरिचुअलिटी। अब जब आप इस चीज़ों के बारे में सोचने लगते हैं कि यार ये चीज़ें किसने बनाई है और क्यों बनाई है, तो आप एक जवाब ज़रूर हासिल करते हैं, आपको एक रिस्पॉन्स ज़रूर मिलता है। और आप वो रिस्पॉन्स आपको क्या मिलता है, गॉड, अल्लाह। इसी तरह तो जब आप इस चीज़ों को देखते हो, जब आपको ये जवाब मिलता है, तो आपके अंदर क्या आती है, स्पिरिचुअलिटी मीन्स रूहानियत आती है। आप किसके साथ कनेक्ट होने लगते हैं, आप गॉड के साथ कनेक्ट होने लगते हैं। ये चीज़ें समझना इम्पॉर्टेंट है। The divinity of nature. Emerson suggests that nature is a reflection of the divine and that humans can find spiritual fulfillment by connecting with the natural world. Natural world के साथ इसका connection है like इंसान का। He argues that nature is not simply a physical entity but a spiritual one as well. Like I said कि ये सिर्फ फिजिकल नहीं है, फिजिकल से मुराद जो आपके सामने हो, जो आपको नज़र आ रहा हो सब कुछ, लेकिन ये एक स्पिरिचुअलिटी भी आपको शो करती है, मीन्स आपके अंदर रूहानियत पैदा करती है, आपको गॉड के साथ कनेक्ट करती है। सेल्फ रिलायंस एंड इंडिविजुअलिज्म। सेल्फ रिलायंस ये एक दूसरा ऐसे है इसका राल्फ वाल्डो एमरसन का। Emerson emphasized the importance of self-reliance and individualism, suggesting that individuals should trust their own instincts and intention rather than conform to societal expectations. अच्छा, इस ओवरऑल पैराग्राफ का मतलब ये है, ये चीज़ आपको सेल्फ रिलायंस में भी देखने को मिलेगी, उसमें भी हम डिस्कस करेंगे कि आपने किसी सोसाइटी के जो लोग हैं उस पर डिपेंडेंट नहीं रहना, किसी गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट रहना, बल्कि आप अपने आप को अपने जो इनर थाट्स है या जो इनर लाइक जो आपकी सलाहियत है सोचने की, जो इमेजिनेटिव पावर है, उसको यूज़ करो, उसको यूटिलाइज़ करो। दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट फॉर यू। Interconnectedness. Throughout the essay, Emerson emphasized the idea of interconnectedness, arguing that humans are a part of larger natural system. He suggests that by connecting with nature, humans can tap into a deeper understanding of the universe and their place within it. तो ऑब्वियसली जब आप नेचर को समझते हैं तो आप किसके साथ कनेक्ट होंगे, गॉड के साथ। और इससे जो है लाइक इंसान जो है उसकी जो सोचने की सलाहियत है वो भी बढ़ जाती है और एक इंटेलेक्चुअल बन जाता है, मींस उसके अंदर इंटेलेक्चुअलिटी आती है। Simplicity and authenticity. Emerson also emphasized the importance of simplicity and authenticity, suggesting that individuals should have in harmony with nature and reject materialism and consumerism. He argues that by living a simple, authentic life, individuals can find true happiness and fulfillment. कहते हैं कि authenticity बहुत important है, means reality. Authenticity आप कह सकते हैं reality को, वो बहुत important है, और simplicity बहुत important है। और इससे क्या होगा कि आपके अंदर जो है लाइक जो मेटरलिज़म का सिस्टम है वो ख़त्म हो जाएगा। मेटरलिज़म से मुराद ये जो फेक चीज़ें होती हैं, जो आपको सिर्फ इंटरटेन करने के लिए होती है, जैसे बहुत सी चीज़ें, बहुत सी एग्जांपल्स हैं, मोबाइल है, डिफरेंट चीज़ें हैं, ये मेटरलिज़म में आती है, कि कोई नेचुरल चीज़ नहीं है। इसी तरह कंज्यूमरिज्म, और ये चीज़ें जो है ऑथेंटिक नहीं होती, बल्कि ये आपको दूर करती है गॉड से, नेचर से।
सो इस ऐसे में इसने यही भी फरमाया है, यही भी कहा है कि आपने सिंप्लिसिटी और ऑथेंटिसिटी की तरफ आपका ज़्यादा ट्रेंड होना चाहिए, आपका ज़्यादा रुझान होना चाहिए। ट्रांसेंडेंटलिज्म, इसको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, किस चीज़ को कहते हैं। थीम्स, अगर इसकी थीम्स की बात करें तो थीम्स इसको आगे हम लाइन बाय लाइन उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम जस्ट इसके 8 चैप्टर्स या जो 8 सेक्शंस है वो देखेंगे। सो थीम्स, इसका जो इंपॉर्टेंट थीम है वो सेल्फ रिलायंस है, इंडिविजुअलिज्म है, द डिविनिटी ऑफ नेचर है, इंटरकनेक्टेडनेस है, सिंप्लिसिटी है, ऑथेंटिसिटी है, एंड द पावर ऑफ स्पिरिचुअल इंसाइट। स्पिरिचुअल इंसाइट, अपने अंदर झांकना, अपने आप को पहचानना। इसके 8 चैप्टर्स है। ओवरऑल नेचर इज़ अ पावरफुल एक्सप्लोरेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड द नेचुरल वर्ल्ड। तो ये इसके इम्पोर्टेंट है, एम्फसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ रिलायंस, इंडिविजुअलिज्म एंड स्पिरिचुअल इंसाइट। Emerson's lyrical prose and powerful ideas have made nature as one of the most enduring works of American literature. अब इसके चैप्टर्स देखते हैं। चैप्टर्स लाइक जो पहला चैप्टर है वो है नेचर। सबसे पहला चैप्टर है हमारे पास नेचर। देखो ये इससे जो है ये कि ये जो हमारी कुदरत है, ये जो हमारी कायनात है जो गॉड ने क्रिएट की है, उसने हमें ये दिखाने के लिए क्रिएट की है कि एक पावर है, एक सुपरमेसी है जो हम सबको कंट्रोल कर रही। अब चैप्टर 1 में क्या है कि जो बच्चे हैं वो दो तरह के हैं, एक बच्चे हैं, दूसरे एडल्ट्स हैं। अब जो बच्चे हैं, जो पोइट्स लोग हैं, वो नेचर को ज़्यादा डीपली एग्जामिन करते हैं, डीपली देखते हैं, मीन्स एज़ कम्पेयर टू जो एडल्ट्स होते हैं। लोगों का मतलब लोगों के मतलब पहले जो है नेचर को ज़्यादा परसीव करते हैं। जो जवान लोग हैं, जो जवान लोग हैं वो नेचर को, या जो पोइट लोग हैं वो नेचर को ज़्यादा परसीव करते हैं। इसी तरह पोइट्स भी जो है नेचर को ज़्यादा परसीव करते हैं, एग्जामिन करते हैं। लाइक वो क्यों इस तरह, लाइक जो लाइंस होते हैं जब आप पढ़ते हैं, जब आप उनको देखते हैं, उनको सुनते हैं, उनको रीड आउट करते हैं, आप भी सोचते होंगे कि यार ये किस तरह इसने लिखा है। उसकी मेन वजह यह है क्योंकि वो लोग चीज़ों को डीपली एग्जामिन करते हैं, और ये आप भी कर सकते हैं, बट हमारी प्रॉब्लम ये हम करते नहीं। दूसरा चैप्टर है हमारे पास कॉमोडिटी। कॉमोडिटी का मतलब है, कॉमोडिटी आपकी एग्जिस्टेंस के लिए आपको जो बुनियादी ज़रूरियात होते हैं, जो बुनियादी ज़रूरियात चाहिए, उसको उसने कॉमोडिटी कहा है। कॉमोडिटी में क्या आता है, जैसे हवा, पानी, शेल्टर, ये सब कुछ आपकी कॉमोडिटी में आता है। और नेचर को एज अ कॉमोडिटी कहा है। जैसे एक इंसान को ज़िंदा रहने के लिए हवा, पानी, शेल्टर चाहिए, इसी तरह नेचर भी इंसान के लिए है, और इंसान जो है नेचर से फ़ायदा ले रहे हैं। और मज़ीद कहता है इंसान जो है अपने फ़ायदे के लिए जो नेचर है उसको एक्सप्लॉइट करता है, मतलब जंगलात काट देता है, कॉलोनीज़ बना रहा है। तो इससे क्या होता है, ओबियसली आप अकोमोडेशन भी आपको मिल रही है, आप नेचर से फ़ायदा भी उठा रहे, लेकिन उल्टा आप उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। तीसरा है हमारे पास ब्यूटी। ब्यूटी मीन्स इसमें यह कहा गया है, कहता है कि नेचर में बहुत ज़्यादा ब्यूटी है, बहुत ज़्यादा खूबसूरती है, उसकी जो हर चीज़ है वो खूबसूरत है, मीन्स उसमें कोई अगलीनेस नहीं है। नेचर जो है परफेक्ट है, हर चीज़ बहुत ही खूबसूरत है, और नेचर के पास ये एबिलिटी कि वो आपकी खुशी को जो है रिस्टोर कर सकता है। और जब आप उस खूबसूरती को देखते हो तो आपको जो गॉड है उसकी प्रेजेंस का अंदाज़ा होता है, और इंसान की ह्यूमन इंटेलेक्चुअलिटी को भी शार्प करती है। जब बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, जब आप इस तरह चीज़ें देखते हैं, जब आप किसी पार्क में चले जाए, जब आप नेचर के बारे में सोचें, जब आप चीज़ों को, दरख्तों को देखते हैं, तो आपको एक किस्म की रेस्टोरेशन, एक किस्म की हैप्पीनेस भी मिलती है। और जब आप उसी रास्ते से गुजरते हैं तो आपको एक किस्म की और हैप्पीनेस मिलती। मीन्स नेचर आपको कभी भी सैड नहीं करता, बल्कि आपको हमेशा खुश रखता है। अब वो अलग बात है कि आप किस तरह उसको देखते हैं। लैंग्वेज, हर चीज़ को, 4 चैप्टर है वो है लैंग्वेज। हर चीज़ को डिस्क्राइब करने का एक तरीका होता है, एक ज़रिया होता है। नेचर को डिस्क्राइब करने का जो ज़रिया है वो है लैंग्वेज। देखो हर चीज़ को डिस्क्राइब करने का एक ज़रिया होता है। तो नेचर को डिस्क्राइब करने का, अब आपने देख लिया, अब आपने किसी को बताना है, तो वो किस चीज़ में बताना है भाई, आपने ओबियसली लैंग्वेज यूज़ करनी है। लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, इंग्लिश, उर्दू। अब यहाँ पे जो इमर्सन है उसने कौन सी लैंग्वेज यूज़ की, इंग्लिश लैंग्वेज। हमें नेचर को समझाने के लिए उसने कौन सी लैंग्वेज यूज़ की, इंग्लिश लैंग्वेज। अगर आपने किसी को नेचर समझाना है कि नेचर है क्या, तो आप कौन सी लैंग्वेज यूज़ करेंगे, उर्दू लैंग्वेज। और अगर आप इंडिया से हैं तो आप हिंदी लैंग्वेज यूज़ करेंगे। इसी तरह बांग्लादेश से तो आप बंगाली लैंग्वेज यूज़ करेंगे। मीन्स आपने किसी को समझाने के लिए अपनी लैंग्वेज यूज़ करनी होती है। तो ये एक ज़रिया होता है। और मज़ीद कहता है कि नेचर की चीज़ों में और ह्यूमन की जो थॉट्स है उनके बीच एक स्ट्रॉन्ग
कनेक्शन मौजूद है, लेकिन लैंग्वेज के लिहाज से चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं। और एक्सप्रेशन का जिक्र किया है, जैसे वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल जो है आप वर्ड के ज़रिए, और नॉन वर्बल जिसमें आपके जेस्चर्स, मूवमेंट्स और नेचर को लेवल ऑफ डिग्री के तौर थ्रू समझ सकते हैं। अब इसमें फिर दो चीज़ें भी आती है, जैसे वर्बल, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपने पढ़ा होगा। कम्युनिकेशन स्किल्स में ये दो चीज़ें आपने पढ़ी है, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? जब आप वर्ड्स के थ्रू, सेंटेंसेस के थ्रू आप किसी को समझाते हैं कोई चीज़। लेकिन नॉन वर्बल क्या है? जब आप जेस्चर्स यूज़ करते हैं, इशारों से, मूवमेंट से, ये नॉन वर्बल में आता है। इसी तरह कहते हैं कि आप नेचर को जब आप किसी को समझाते हैं तो आप ये दो चीज़ें का यूज़ करते हैं, नॉन वर्बल या वर्बल। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन 5th चैप्टर है। और गॉड ने जितने भी चीज़ें क्रिएट की है इन तमाम में नज़्म ज़ब्त है। डिसिप्लिन का मतलब यही है, नज़्म ज़ब्त। हर चीज़ अपने सर्कल के अंदर का मीन्स अपने सर्कल के अंदर रहता है। जैसे सर्दी है, कंफर्म है कि कब आनी और कब जानी है। गर्मी है, कब आनी और कब जानी है। दिन रात सबको पता है कि कब जाना है, कब 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 दिन ने होना है, कब रात ने आना है। इसी तरह सबके जाते और आने, आप सबके जाने और आने का अपना वक्त मुकर्रर है। और यही चीज़ें इंसान को लॉजिक डेवलप करने में हेल्प करती है। फिर उसके बाद है आइडियलिज़म। आइडियलिज़म में क्या है कि आइडियलिज़म ये आइडियलिज़म का मतलब ये है, आइडिया से लिया गया है कि ये जो आइडिया है गॉड के जहन में कहाँ से आया, मीन्स नेचर का आइडिया, कि ये गॉड के जहन में कैसे आया और कहाँ से आया। और इंसान की गॉड के लिए अपने थिंकिंग और पॉइंट जो है किस तरह नेचर को कम्युनिकेट करते हैं, परसीव करते हैं, रिसीव करते हैं। ये सारी चीज़ें जो है आइडियलिज़म है। आप फ़िलासफ़िकल वे में सोचना स्टार्ट करते हैं, स्पिरिचुअल या स्पिरिट। चैप्टर 7 स्पिरिट से रिलेटेड है और कहता है कि अगर आपने गॉड को जानना है, मीन्स या किसी ने गॉड को जानना है कि गॉड है कौन, उसका पता क्या है, वो कहाँ होता है, तो सबसे पहले आपने इन 3 चीज़ों को समझना है कि व्हाट इज़ मैटर, मैटर क्या है, MATTER मैटर। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि वेयर डज़ इट कम फ्रॉम, ये कहाँ से आया है, मीन्स गॉड की बात हो रही है। इसी तरह लास्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ इट्स पर्पस, कि इसका मकसद क्या है। लास्ट जो है प्रोस्पेक्ट्स। अब प्रोस्पेक्ट्स क्या है? इसमें जो है इमर्सन प्रोमोट करता है इनिशिएटिव इंसाइट्स को, इनिशिएटिव रीजंस को। और इंसान ने नेचर के अंदर इम्बैलेंस क्रिएट कर लिया है, मींस नेचर को जो है एक्सप्लॉइट किया जा रहा है अपने मफादात के लिए। कौन एक्सप्लॉइट कर रहा है? ऑब्वियसली इंसान। ये चीज़ें जो है इसमें मेंशन है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यहाँ पे हम अपनी वीडियो के एंडिंग करते हैं और इन्हीं चीज़ों को मैं एक समरी के फॉर्म में भी डिस्कस करूँगा और साथ में इसके थीम्स भी देखेंगे और सिम्बोलिज्म को भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू आर न्यू विद दिस चैनल। और नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर ऐसे से रिलेटेड जो नेचर का ऐसे हैं उससे रिलेटेड जो इसकी समरी है उसको डिस्कस करेंगे और साथ में थीम्स और सिम्बोलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टे ट्यून्ड विद चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अल्लाह हाफ़िज़।